गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री। इससे पहले क्लास 8 का इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया है कि क्लास 8 की हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भारत का इतिहास है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करके नोट्स बनाए हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से समझ में आएगा। देखिए, क्लास 8 का पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। जब कोई भी घटना घट जाती है, जब कुछ भी हो जाता है तो हमारे मुँह से सबसे पहले यही बात निकलती है, क्या हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, कब। तो ये सारी चीज़ हम क्लास 8 की चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं कि पूरे क्लास 8 की हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे इतिहास बना, क्या रहा। ये सारी इंट्रोडक्शन चैप्टर है क्लास 8 का, हाउ, व्हेन एंड वेयर। जैसे पहले इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, जिसने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो पहले वीडियो जरूर देख ले। आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो पार्ट में हम चैप्टर्स को करेंगे और 6, 7, 8 की हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी को फिनिश करेंगे जल्द से जल्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है। @माई टीचर के नाम से आप जो है माई टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर चैनल को सर्च कर सकते हैं हमारे को। यहाँ डिफरेंट टाइप की क्लासेस, डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की स्कूल की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक टीचर हूँ, नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप भी बांटिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एंड स्कूल एग्जाम, भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िएगा, डीपली पढ़िएगा, कहीं भी क्वेश्चन आता है स्कूल में एग्जाम में आप आराम से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हिस्ट्री। जो हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, वो होता क्या है ये भी तो पता होनी चाहिए। हिस्ट्री है क्या? इतिहास, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनको स्टडी करना है। फोकसिंग ऑन हाउ सोसाइटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव डेवलप्ड एंड चेंज्ड ओवर अ टाइम, कि किस तरह से ये सोसाइटीज़ हैं आसपास की, ये कल्चर्स हमारे यहाँ बहुत सारे आए हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, मोहनजोदारो हो या फिर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई, कैसे धीरे धीरे इनमें चेंजेस आए टाइम टू टाइम, कैसे धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में चेंजेस आए, बहुत सारे लोगों की उम्र में चेंजेस आए। यही सारी क्या चीज़ होती हैं? इतिहास होती हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है जो इस बात पर केंद्रित है कि समय के साथ समाज, संस्कृतियाँ और सभ्यता कैसे विकसित हुई और कैसे परिवर्तित हुई। क्लास 8 की हिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब से अंग्रेज भारत में आए तब से लेकर भारत की आज़ादी तक। तो हिस्ट्री को जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने, 3 पार्ट में। एंशियंट हिस्ट्री जो क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं, मिडिवल हिस्ट्री क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। इनके जो पहले चैप्टर हैं इसमें इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि हम क्लास 6 की हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, क्लास 7 की हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। ऐसे ही इसमें क्लास 8 का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर, इसमें भी ये बताएंगे कि क्लास 8 की हिस्ट्री में हम पूरा क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्लास 8 चैप्टर 1 सबसे पहला ये टॉपिक आता है, वो आता है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। जो तारीखें होती हैं इतनी महत्वपूर्ण कैसे होती हैं। देखो, कोई भी डेट इम्पोर्टेंट नहीं होती, उस पर जो भी चीज़ घटी है या फिर इवेंट हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ उस दिन हुई है तब वो जो दिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा बर्थडे जो है, मेरा जो जन्म दिवस है वो 20 जून है, तो मेरे लिए वो डे जो है वो स्पेशल है। ऐसे ही आपका बर्थडे होगा वो आपके लिए स्पेशल होगा। ऐसे घर में बहुत सारी एनिवर्सरीज़ होती हैं, बर्थडे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस दिन हम घर में उद्घाटन करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो डे जो है स्पेशल हो जाता है। और 20 जून मान लीजिए मेरा बर्थडे है, तो भाई औरों के लिए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। 20 जून तो हर साल 20 जून आता होगा। ऐसे 21 जून मान लीजिए, पहले योगा डे नहीं होता था, लेकिन मोदी जी जब आए उन्होंने योगा डे कर लिया, तो 21 जून तो हर साल आया करता था। लेकिन उस दिन जब कोई चीज़ हुई तो वो क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के तौर पे हमें वो क्या हो गई, वो डेट इम्पॉर्टेंट हो गई पूरे वर्ल्ड में। तो वही चीज़ दे रखी है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले के जो इतिहासकार होते थे, हिस्टोरियंस जो होते थे, वो जो डेट्स पे बहुत फोकस करते थे, तारीखों को नोट किया करते थे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स, बहुत उत्सुक रहते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउन्ड ऑफ बैटल्स वर फाउट इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनियम्स विद डेट्स। हिस्टोरी को सिनोनियम मान सकते हैं डेट का। जैसे कि जल का सिनोनियम्स क्या होते हैं, जल को हम नीर बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, पेय बोल सकते हैं। इसी तरह से हिस्ट्री को पहले डेट का सिनोनियम्स माना जाता था। यू मे हैव हियर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग। बहुत से बच्चे हिस्ट्री पढ़ने से डरते हैं, उन्हें लगता है यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग है क्योंकि इसमें डेट पढ़नी पड़ती हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स इन सच अ कंसेप्ट ट्रू।
और ये कहीं ना कहीं सही भी है। आप बताइए क्या ये सही है या नहीं। देखिए बायलिंगुअल क्लासेस हैं, हो सकता है चैप्टर थोड़ा बड़ा हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन इस तरह से आराम से करेंगे, आराम से समझेंगे इस चैप्टर को, ताकि कंपटीशन में या स्कूल एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। समय था जब इतिहासकार जो हिस्टोरियंस जो होते थे वो सिर्फ तारीखों पर ध्यान देते थे, जैसे किस राजा की ताजपोशी हुई, कब राजा कौन बना, कब राजा ने युद्ध लड़ा, कब ठीक है किस दिन जो लड़ा गया। उस समय आम लोगों की समझ में इतिहास का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या था, तारीखों को रटना था। कई लोगों को इतिहास उबाऊ लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल तारीखें याद करना ही हिस्ट्री है, लेकिन शायद ये बात क्या है, ये धारणा सही नहीं है। हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। धीरे धीरे हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हमें देखे गए। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। इतिहास का मूल उद्देश्य समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझना है, डेट को याद करना नहीं है। इतिहास का मतलब ये है क्या चीज़ हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई, इसके क्या परिणाम रहे, प्रेजेंट में इसका क्या असर पड़ेगा, फ्यूचर में इसका क्या असर पड़ेगा, इससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं इतिहास में, ना कि क्या है डेटों को जो है रटना। तो परिवर्तनों को समझना ये अतीत की घटनाओं को और स्थितियों की जानकारी देता है और बताता है कि समय के साथ उनमें क्या बदलाव हुए। जब आम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम पहले और बाद जैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं। समय की धारणा है कि अवधारणा समय के साथ विचारों को समझते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्ट्री क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर चीज़ों को स्वाभाविक मान लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अगर हम जो है आसपास की चीज़ों को देख के ना क्वेश्चन करें, अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करें कि ये चीज़ है तो क्यों है, ये कैसे शुरू हुई होगी, ऐसा क्या हुआ होगा, है ना, ये सब चीज़ें अगर करें तो वी टेक थिंग्स for granted as if what we see has always been in the world we inhabited. What most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है हमें चौंकाता है और हमारी उत्सुकता जगाता है। ऐसे में हम सवाल पूछते हैं कि वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण भी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, हमें सवाल करना चाहिए। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने सवाल किए और धीरे धीरे हिस्ट्रीज़ में क्या है चेंजेस देखने को मिले। वॉचिंग सम सिप अ कप ऑफ टी, मान लीजिए आप चाय पी रहे थे या फिर किसी को चाय पीते हुए देखा, तो आपके माइंड में क्या आएगा, एक क्वेश्चन बनेगा कि यार चाय कैसे बनी होगी, कब बनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और खिड़की में जाते हुए देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ठीक है, कि ट्रेन अगर नहीं होती तो हम कैसे यात्रा करते, कैसे हम पैदल चलते। तो और ये सारी क्वेश्चन जो है हमें क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने में क्या करते हैं, एक उत्सुकता जो है जगाते हैं कि इनके बारे में हम जानें। तो वही चीज़ दे रखी है, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी लुकिंग आउट द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ when were railway built and how did people travel long distances before the age of railway। जब रेलवे नहीं थी तो लोग कैसे सफ़र किया करते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर पढ़ते समय अपने आप में मॉर्निंग में एक क्यूरियस होना चाहिए। पीपल गो टू हियर अबाउट थिंग्स कि न्यूज़पेपर नहीं होते थे तो पहले जो है हमें खबरें कैसे जो पता चलती थी। हमारे रोज़गार मर्रा के अनुभवों में से जुड़े ऐतिहासिक सवाल उठाता है, जैसे चाय या कॉफ़ी पीने की परंपरा कब शुरू हुई होगी, रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, रेलगाड़ी के आने से पहले लंबी यात्रा हम कैसे करा करते थे। इसी तरह ये भी पूछा गया कि अखबारों के आने से पहले लोग सूचनाएं कैसे प्राप्त करते थे। ये सवाल दिखाता है कि हमारी वर्तमान जीवन शैली की कई चीज़ें जो है कैसे कैसे आई और कैसे कैसे जो है वो चीज़ चेंजेस हुई, जैसे यात्रा, संचार, आदतें इतिहास में कब कैसे शुरू हुई। ये जानना उत्सुकता का विषय हो सकता है। इसी तरह से हिस्ट्री में चेंजेस आते और इसी तरह धीरे धीरे हिस्टोरियंस ने चेंजेस लाए और हमें डेट के अलावा बहुत सारी नई नई चीज़ें हिस्ट्री में जानने को मिली। देखिए हिस्ट्री एक हिस्ट्री जो है बोरिंग नहीं है। हम एक भारतीय हैं और किसी भी आप देश के या स्टेट के सिटीजन हों, देखिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपने हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री को ज़रूर जानना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमें फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारी गुलामी झेली, बहुत सारे संघर्ष किया है, तब जाके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी में एनसीईआरटी में फिगर 1 बहुत सारी बुक में दे रखा है, प्राइवेट बुक हो चाहे एनसीईआरटी बुक हो, कंटेंट वही है, बस तोड़ मरोड़ के आपके सामने क्या है लाया गया है। तो आप डीपली पढ़िए, समझ के चलिए। फिगर 1 दे रखी है कि एनसीईआरटी में, जिसमें ये दिखाया गया है कि ब्राह्मण जो ऑफ़र कर रहे हैं अपने शास्त्र वगैरह ब्रिटेनियन को, ठीक है, फ्रेंडशिप और द फर्स्ट में प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल 1782
2 में रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो ये आपको देते हुए दिखाई दे रहा है इमेजेस में, ठीक है। इसमें जो है हिंदी में आप समझ सकते हैं, ब्राह्मण जो ब्रिटानिया को साथ से भेंट कर रहे हैं। ये एक प्राथमिकता, ये प्रतीकात्मक चित्र है जो 1782 में जेम्स रेनल द्वारा बनाया गया था, भारत के पहले ब्रिटिश नक्शे के आवरण पर छपा था। इसमें क्या है, ब्रिटानिया ये ब्रिटेन की एक ऐतिहासिक महिला मूर्ति है जो सत्ता, न्याय और सभ्यता की प्रतीक मानी जाती थी। ब्राह्मण क्या होते थे, ब्राह्मण जो है भारतीय विद्वानों को दर्शाता है जो ज्ञान और संस्कृति के संरक्षक माने जाते थे। वे ब्रिटानिया को जो है अपने प्राचीन शास्त्र भेंट कर रहे हैं, जैसे वे स्वेच्छा से ब्रिटिश शासन को स्वीकार कर रहे हों कि आप हम पे जो है अपना हक जता सकते हैं, ठीक है। ये चित्र हमें बताता है कि इतिहास केवल तथ्यों को संग्रह नहीं होता है, बल्कि ये भी देखना जरूरी होता है कि किसने लिखा, किस उद्देश्य से लिखा गया और किस नज़रिए से प्रस्तुत किया। देखिए जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे जो ब्राह्मण हैं वो अपने सारे जो शास्त्रों को जो है ब्रिटेनियन को जो है सौंप रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो, क्या मालूम, क्या पता किसी ने चित्र बनाया हो ये दिखाने के लिए कि स्वेच्छा से हमने उनको स्वीकार किया कि आप हमें आइए, हमारे भारत की स्थिति सुधारिए, हम बहुत पीछे रह चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले के जो भी चित्रकार वगैरह हुआ करते थे वो उस हिसाब से बनाया करते थे जिस हिसाब से वो लोग कहेंगे। तो इसमें हो सकता है कुछ चीज़ गलत दिखाई गई हो, तो इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि उनको तथ्य को पहचानें, क्या वाकई में ऐसा हुआ है, इन्हीं चीज़ों को ढूंढना, ठीक है। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हाउ इम्पोर्टेंस में आगे देखेंगे। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकुलर ईयर ऑफ अ मंथ। यहाँ बताया गया है कि ऐतिहासिक सवाल जो है हमें समय की प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को केवल सालों या महीनों में नहीं बांधा जा सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ घटनाएं, कुछ प्रक्रियाएं धीरे धीरे विकसित होती हैं। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, दे कैन बी नो क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। देखिए अगर डेटों पे इतना ध्यान दिया जाएगा तो हर चीज़ डेट पे नहीं जा सकते, इसलिए डेट को इम्पोर्टेंट नहीं माना जा सकता। भाई चाय पीने की आदत धीरे धीरे पड़ी होगी, आज से शुरुआत की होगी, तब धीरे धीरे सालों में सब लोगों को आदत पड़ी होगी। ये तो नहीं है कि एक ही दिन पूरा भारत चाय पीने बैठ गया होगा कि आज हम चाय की शुरुआत कर रहे हैं, इसको इतिहास में लिख दीजिए, नहीं हो सकता ना। तो वही चीज़ दे रखा है, केवल सालों, महीनों और तारीखों में नहीं बांटा जा सकता है इतिहास को, क्योंकि कुछ घटनाएं या प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित हुई हैं। जैसे भारत में चाय पीने की आदत एक ही दिन में नहीं बनी होगी, बल्कि ये धीरे धीरे लोगों की जीवन शैली बनी होगी, फिर लोगों को में हिस्सा आने लग गया होगा। जब हिस्सा पूरी तरह से आने लग गया होगा, मैच्योरिटी जब हो गई होगी, तब उस चीज़ को माना जाएगा पर्टिकुलरली कि अब से जो है इसकी शुरुआत हुई है। ऐसी प्रक्रियाओं के लिए निश्चित तिथि तय करना संभव नहीं होता। ऐसी रेल की पटरी जो बिछी होगी, उसमें प्रोसेस हुआ होगा, ट्रेन आई होगी, फिर उसको चलाया होगा, तो सालों की इसमें क्या है प्रोसेस होता है। ये तो नहीं है एक ही दिन में पटरी बिछ गई और एक ही दिन में जो ट्रेन स्टार्ट हो गई होंगी भारत में। हाँ, ये हुआ है कि किस दिन स्टार्ट हुई थी उसको हम दे सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को जो हम हिस्ट्री में जो है एक डेट पे नहीं जो है नाप सकते। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज स्टेबलाइज। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक ही दिन अंग्रेज़ जो आ गए होंगे हमारे भारत में और उसी दिन जो है हम पे शासन कर लिया होगा कि हम आज से आपके मालिक हैं, आप हमारे गुलाम हो। वो धीरे धीरे आए होंगे, अपना जो है क्या है, अपने धीरे धीरे विकसित किया होगा अपने आप को, और धीरे धीरे क्या है गुलामी को बड़ा किया होगा, और हमको पे जो है मालिकाना अधिकार जो है जमाया होगा, हमको गुलाम बनाया होगा। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेंथ ऑफ टाइम। वी कैन नॉट ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेटली पीरियड ओवर विच अ पार्टिकुलरली चेंजेस बिकम विजिबल। ब्रिटिश शासन की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत या समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव कोई एक निश्चित तिथि नहीं है, संभव नहीं है। ये घटनाएं धीरे धीरे एक लंबी अवधि में घटित हुई हैं, इसलिए हम किसी विशेष घटना की बजाय समय काल या अवधि पर, यानी एक पीरियड पर हम ध्यान देते हैं कि पहचान कर सकते हैं कि बदलाव जब से शुरू दिखने को मिले तो तभी से जो है क्या हुआ, ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स में आगे पढ़ते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? This is association has a reason. They were the time when history was an account of battle and big events. लोग इतिहास की जो तारीखों को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि पहले इतिहास को युद्धों, बड़ी घटनाओं तक ही सीमित समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये इतिहास मुख्यतः राजा महाराजाओं और उनकी नीतियाँ, राजा महाराजाओं ने क्या किया, क्या चेंजेस लेके आए, ठीक है। इतिहासकार यही लिखते थे। भाई मान लीजिए मैं राजा हूँ तो आसपास जो भी हिस्टोरियंस होंगे वो मेरे बारे में लिखेंगे ना, मेरे घर कब क्या हुआ, मेरे घर कब बच्चा जन्म लिया, मेरा बेटा कब राजा बना, मेरा ये कब हुआ, मेरा वो कब हुआ, मैंने क्या क्या चेंजेस लाए,
तो पहले हिस्टोरियंस इन्हीं पर ध्यान देते थे। लेकिन धीरे धीरे राज्याभिषेक कब हुआ, विवाह कब हुआ, संतान कब हुई, युद्ध कब लड़ा गया, मृत्यु कब हुई, दूसरा शासक कब बना, चूँकि इन घटनाओं को निश्चित तिथियाँ होती थी, इसलिए इतिहासकार जो होते थे समय के इतिहास को तारीखों पर विशेष ध्यान देते थे। हिस्ट्री फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइन एंड स्टोरीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर, लेकिन कुछ सालों से को हम हिस्ट्रीज़ को अगर देखें, जो आपके हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इतनी समझ डेवलप की। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ host of the other issue and other question. They look at how people earned their livelihood, what they produced and at how cities developed and markets developed came up, how kingdoms were formed and new ideas spread and how culture and societies changed. पिछले 2 वर्षों की इतिहासों की किताब अगर पढ़े, कुछ सालों की अगर इतिहास की किताबों को हम पढ़ें, तो इतिहासकार केवल राजाओं और युद्धों को नहीं, बल्कि आम लोगों की जीवन शैली को, उनकी रोटी उत्पन्न करना, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, भोजन को, शहरों को, बाज़ारों के विकासों को, नए नए आइडियाज़ को, ये भी अध्ययन करते हैं। रियासतें कैसे बनी, नए विचार कैसे उभरे, या समाज या संस्कृति में किस तरह से चेंज आए। इससे इतिहास द्वारा जो है व्यापक हो गया है और आम जीवन की उसमें झलक दिखाई देती है। मान लीजिए अभी 2019 में कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था। अब खाली हिस्टोरियन जो है सिर्फ ये लिख दें कि 2019 में कोरोना वायरस देखने को मिला, इससे करोड़ों लोगों की जान गई, तो ये तो भाई बहुत आधी अधूरी सी वो है ना। इसमें हमें क्या है, आजकल के हिस्टोरियंस क्या करते हैं, डेट तो देते ही हैं, साथ के साथ ये सारी चीज़ें बताते हैं क्यों हुई, कैसे आया, क्या क्या डिजीज़ थी, क्या क्या इससे प्रभाव देखने को मिले, कैसे हम सही हुए, कैसे इसमें वैक्सीन वगैरह लगी, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट थे, ताकि आने वाले समय में अगर दोबारा से चीज़ देखने को मिलती है तो क्या है, हमारे इन डॉक्यूमेंट से जो है आने वाली पीढ़ियाँ इन चीज़ों से सीखेगी और जो गलतियाँ अब हुई वो दोहराई नहीं जाएंगी। तो आजकल के हिस्टोरियन इन सब पे ध्यान देते हैं, ना कि डेट्स पे। अब बात आती है विच डेट्स, कौन सी तारीखें, किन तारीखों को हम इम्पोर्टेंट माने। पहले तो बहुत सारे तारीखें हम पढ़ते थे, लेकिन अब किन तारीखों को हम क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट माने। वाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट ऑफ इम्पोर्टेंट, कि ये डेट ही इम्पोर्टेंट है। That dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events and important. कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का कोई स्थायी या सर्वाधिक पैमाना नहीं होता है, वे तारीखें स्वयं में ही विशेष होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरा बर्थडे अगर 20 जून को है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 21 जून को योगा डे स्टार्ट हुआ तो वो इम्पॉर्टेंट हो गई। 20 जून तो हर साल आती है, तो उस पर जो इवेंट हुआ है इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि उस दिन जो है कुछ खास घटा होता है। विशेष मान लेते हैं, जैसे ही हमारे अध्ययन के विषय या दृष्टिकोण बदलते हैं, वैसे ही महत्वपूर्ण माने जाने वाली तारीखों में बदल जाती है। इसलिए इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दृष्टि अध्ययन के आधार पर तय होता है। कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है। भाई ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे तो उन्होंने जो उसी हिसाब से लिखी होगी ना, अपने बारे में लिखी होगी हिस्ट्री। इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल, अगर आपको देखें हिस्ट्री को, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है, उसमें गवर्नर जनरल के बारे में इंपॉर्टेंस दी गई है। दिस हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल से स्टार्ट होती है, वरन हेस्टिंग से, और एंड होती है लास्ट वायसरॉय से, लॉर्ड माउंटबेटन में। इतिहासकार जो थे ब्रिटिश समय में, उन्होंने भारत में लिखे गए इतिहास को मुख्यतः गवर्नर जनरलों पर के शासन पर जो है केंद्रित किया गया है। ये इतिहास वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल से शुरू होता है और लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम वायसराय थे पर समाप्त होता है। इस तरह की इतिहास लेखन की दृष्टि ब्रिटिश शासकों के कार्यकाल को ही प्रमुख महत्व देती है। ये जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंस उसी पर दी गई। मैंने क्या कहा था, जो राजा है वहाँ के जो राइटर्स होंगे वो उनके बारे में ही लिखेंगे, ना कि उनके खिलाफ लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ राइटर्स अगर लिखते भी तो उन्हें जो है पता है उनके डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जाता था या फिर सिर्फ सुना जाता था, तो लोगों के ओरली वो थॉट रह जाते थे। तो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के बारे में ही ज़्यादातर हिस्ट्रीज में जो है क्या किया है, बताया है, जो कि आप पढ़ेंगे भी। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, हेस्टिंग, वेल्सले, वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ अ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। हिस्ट्रीज में आप इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जो है पढ़ेंगे। जब भारत में जो है ये आए जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो इन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे,
बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे और अलग अलग किताबों में इनके बारे में पढ़ने को भी मिलता है। इन ब्रिटिश अधिकारियों की गतिविधियों और नीतियों का ही विवरण मिलता है। इतिहास लेखन में गवर्नर जनरलों और वायसराय को ही एक अंतहीन श्रृंखला ही प्रमुख रूप से दिखाई देती है, जिससे ऐसा लगता है मानो हमारा भारतीय इतिहास है सिर्फ इतना ही और इसके इर्द गिर्द घूमता है। इन गवर्नर जनरल ने जो भी कराया वो ठीक, इन गवर्नर जनरल ने जो किया उनके बारे में पढ़ना, इससे भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज बहुत सारे चेंजेस हम अपने अंदर लाए या फिर हमारी लोकल ही बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, उनके बारे में हमें ठीक तरह से पता नहीं चल पाता है। All the dates in these history books were linked to this personality, to their activities, policies and achievement. It was as if there was nothing outside their lives that was important us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of history of the British India. इतिहास की पूरी पुरानी किताबों में तारीखों का महत्व मुख्यतः था, लेकिन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है मानो इनके जीवन के बाहर जो है कुछ और जानने योग्य है ही नहीं, जो भी कुछ है बस यही है। इन अधिकारियों के जीवन क्रम में ही ब्रिटिश भारत के इतिहास के विभिन्न अध्ययन को केंद्र बना दिया गया है। पहले इस तरह से बना दिया गया था, लेकिन बहुत सारे सोर्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली, जिससे हिस्ट्री दोबारा से जो क्रिएट की गई और बहुत सारी चेंजेस हमें जो देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली इतिहास से। फिगर 2 एक दे रखी है एनसीईआरटी चैप्टर में। एडवर्टाइजमेंट कराया गया था, हेल्प क्रिएट टेस्ट ओल्ड एडवर्टाइजमेंट, हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड एंड टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। विज्ञापन लोगों की पसंद नापसंद तय करने में एक अहम भूमिका निभाते थे। पहले तो पुराने विज्ञापन ये समझने में मदद करते थे कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार हो, नई रुचियाँ कैसे विकसित हो। इस चित्र को, इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा। 1922 में एक एडवर्टाइजमेंट हुआ लिप्टन टी का, चाय का, ठीक है। लिप्टन चाय के विज्ञापन में ये दिखाया गया कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं, ठीक है। इस विज्ञापन में एक और भारतीय महल दिखाया गया पीछे, और दूसरी ओर ब्रिटिश राजकुमार आर्थर को घोड़े पर बैठा दिखाया गया है, जिन्हें ड्यूक ऑफ कॉर्नेट की उपाधि प्राप्त थी। ये विज्ञापन उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालने की रणनीति का उदाहरण है कि ये विज्ञापन केवल चाय बेचने के साधन नहीं था, बल्कि ये भी एक सांस्कृतिक आदेश देना था कि यहाँ भी उपभोक्ता जो हैं ये सोचने पर जो मजबूर हो जाएं, जो कंज्यूमर हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि लिप्टन चाय पियोगे तो आप भी शाही ठाट बाट की तरह रहोगे, वरना जो है आपके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। ये उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने की एक कुशल और योजनाबद्ध रणनीति थी। इस तरह से जो चाय पिएगा लिप्टन टी, शाही पाट की तरह एक जो है अच्छी तरह से इज्जत दी जाएगी, वरना जो है वो बेकार है। तो लोग जो है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। आगे देखेंगे, कैन वी नॉट राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड in a different way? How do we focus on activities of different groups and classes in Indian society within the format of the history of गवर्नर जनरल? हम इतिहास को एक नए ढंग से लिख सकते हैं, जिसमें केवल गवर्नर जनरल जैसे शासकों पर नहीं, बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। आजकल जो राइटर्स हैं बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, बहुत सारी मोटिवेटेड करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे समाज से लेके आते हैं ताकि हम बहुत सारी चीज़ सीखें, बहुत सारे से नए नए आइडियाज़ बच्चों के या फिर साइंटिस्टों के, बहुत सारी चीज़ों को, न्यू इनोवेशन को लेके आते हैं, समझाते हैं सोशल मीडिया पर, ताकि हम नई नई चीज़ों को सीखें। तो वही एक तरीका है, हम हिस्ट्री को एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ कुछ और बहुत सारी नई चीज़ सीखे, इनोवेशन सीखे, आइडियाज़ सीखे, ठीक है, जात पात को भूले और बहुत सारी चीज़ें हम जो नई नई सीखें। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इनटू अ चैप्टर। वाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. जैसे कि हम इतिहास को जो ना चैप्टर्स में बांट देते हैं, क्यों बांट देते हैं वो भी ज़रूरी है ताकि हर जो हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको हम ढंग से पढ़ सकें। मान लीजिए आप हो, आपकी बचपन रहा, जवानी रही, आगे बुढ़ापा आएगा, तो 3 पार्ट में इसको हम बांटते हैं। इसी तरह से बचपन को हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जवानी को हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, और क्या है, हम बुढ़ापे को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से चैप्टर्स को डिवाइड किया गया हिस्ट्री में ताकि हम अच्छी तरह से हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ सकें। जब हम इतिहास या कोई भी कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों में जो अध्यायों में बांटते हैं ताकि प्रत्येक भाग को स्पष्ट सामंजस्य तरीके से हम समझ सकें। इसका उद्देश्य ये बताना है कि पूरी कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि आसानी से उसे जो है समझा जा सके, याद रखा जा सके। कि हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से समझ के पढ़िएगा। क्लास 8 की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। डीपली हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठें बड़े से बड़े, तो आपको कहीं से कुछ पूछा जाए ना तो आप भूलें ना। और मैं
डीपली बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक इतिहास हमें पता होनी चाहिए एक भारतीय होने के नाते। इन दिस प्रोसेस वी फोकस ओनली दोज इवेंट्स, हम उन इवेंट्स पे जो है फोकस करते हैं दैट हेल्प अस टू गिव शेप ऑफ द स्टोरी वी आर टेलिंग इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, देयर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। इस प्रक्रिया में इतिहास को चुनिंदा घटनाओं के ज़रिए पेश किया जाता है, जिससे केवल वही घटनाएं सामने आती हैं जो एक खास दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे इसमें गवर्नर जनरलों के बारे में, ठीक है, क्या उन्होंने किया, क्या चेंजेस लाए, कैसे गुलामी करी, कैसे ज़बरदस्ती काम करवाए, उन्हीं के इर्द गिर्द जो क्लास 8 की हिस्ट्री आपको घूमती हुई दिखाई देगी। इस स्थिति को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना अलग इतिहास लिखें, ऐसा इतिहास जो आम भारतीयों के अनुभवों को, के नज़रिए को उनके केंद्र में रखे जाए। भाई उन पे जो गुलामी की, उन लोगों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, वो भी बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, बहुत सारे सोर्स मिले जो कि आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे कि जो अंग्रेज़ों ने कहा उससे बहुत सारी चीज़ अलग थी, जो चीज़ दिखाई गई है उनसे बहुत सारी चीज़ अलग थी, वो भी चीज़ हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण मानी गई तिथियों की जगह नई नई हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तिथियाँ चुननी होंगी, हम चीज़ों को नई नई चीज़ें हमको क्या होंगी, लानी होंगी। अब अगर हम आगे देखें, फिगर 3 आपको दे रखी है एनसीईआरटी बुक में। वारेन हेस्टिंग became the first Governor General in 1773, while history books narrated the deeds of Governor General. Biographic glorified them as person and painting projected as the powerful figure। आप देख सकते हैं इसमें इमेज में वारेन हेस्टिंग 1773 में जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की पुस्तकों में गवर्नर जनरलों के कार्यों को महिमा मंडित ढंग से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि भाई जो राजा होगा, जो मालिक होगा उसी के बारे में लिखा जाएगा, उसी की बढ़ाई की जाएगी, उसने जो किया वो ठीक किया, कुछ गलतियाँ अगर हुई भी होंगी तो उसको उस तरीके से नहीं दिखाया होगा इतिहासकारों ने, उसको थोड़ा सा दबा के जो दिखाया होगा। उपलब्धियाँ और चित्रण के माध्यम से उनके भव्य प्रभावशाली व्यक्तित्व को उभारा गया है। देख सकते हैं आप, इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि इतिहास की किताबें पहले सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा ही लिखवाई जाती थी, जैसे कि गवर्नर जनरलों की दृष्टिकोण से लिखी जाती थी, जिसमें उनकी छवि अत्यंत महिमा मंडित, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से जो है दिखाई जाती थी, जबकि आम भारतीयों के अनुभव और संघर्षों को अनदेखा किया जाता था। अब बात करते हैं हाउ डू वी पीरियडाइज, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। इन 1817 में जेम्स मिल नाम का एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, एक पॉलिटिकल फिलोसफर था, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने एक किताब लिखी। इन दिस ही डिवाइडेड इंडिया हिस्ट्री इनटू अ 3 पीरियड। उसने जो है इंडिया की हिस्ट्री को, भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश यानी कि क्रिश्चियन, जो ब्रिटेन जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे भारत में, यानी कि जब हिंदू शासन रहे, हिंदू राजा रहे तो हिंदुओं के बारे में बात की, मुस्लिम राजा रहे, जब मुग़ल सल्तनत रही तो मुग़ल, और ब्रिटिश आए ब्रिटिश, जो कि पूरी तरह से गलत था। दिस पीरियडाइजेशन कैन टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से देखना क्या सही है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब लिखी। उसमें उसने 3 भागों में इतिहास को बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इस विभाजन के बहुत से लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन इस तरह इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना समस्यापूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ हिंदू का राज था तो सिर्फ हिंदुओं का चलता था क्या, हिंदुओं की सुनाई देती थी क्या, मुस्लिम का राज था तो मुस्लिम की चलती थी क्या, हिंदुओं के राजा नहीं रहे होंगे क्या, पूरा सब हर जगह मुसलमान ही रहे होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश जब आए तो कि ब्रिटिश ही हर जगह थे, वहाँ जो है राजा वगैरह नहीं थे। हाँ, वो बात अलग है, उनके अंडर में थे वो, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि चीज़ गलत थी। धर्म के आधार पर हम किसी भी चीज़ को नहीं बांट सकते और विविधताओं को नज़रअंदाज करता था। इससे ये गलत धारणा बन सकती थी कि पूरा युग केवल एक धर्म या समुदाय पर प्रभाव में था, जबकि वास्तविकता में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव एक साथ चलते रहे। ये दृष्टिकोण से ब्रिटिश शासन को सभ्य और श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश भी करता है, जिससे उपनिवेशवाद जो है को ठहराया जा सके। इसलिए इतिहास को समझने का ये तरीका एक तरफा था, पक्षपात माना जाता था। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड। पीरियडाइज का मतलब ये होता है बहुत बड़ी चीज़ को हम डिवाइड कर दें एक टाइम पीरियड के हिसाब से कि इतने समय में ये हुआ, इतने समय में ये हुआ, इतने समय में ये हुआ। जैसे कि मैंने बताया, आपका ये लाइफ है उसको बचपन, जवानी और बुढ़ापे में इस तरह से बांट दें ताकि हर पार्ट को हम अच्छी तरह से पढ़ पाएँ, हर पीरियड को हम अच्छी तरह से पढ़ पाएँ कि इसने इस टाइम ऑफ पीरियड में ये किया, इसने इस टाइम ऑफ पीरियड में ये किया। उसी को हम कहते हैं पीरियडाइज करना। वाई डू वी ट्राई
and divide history into different periods. Why do so is an attempt and capture characteristic of time in central future as they appear to us. So terms which we periodize, उसे periodize कहा गया। हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि हर दौर की हम विशेषता को ढंग से समझ सकें, पढ़ सकें, और समय को बांटने के साथ हमें आसानी भी पड़ जाती है कि इतना हमने समझ लिया, अब इतना रह गया, उतना रह गया। जैसे 6th 7th 8th में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। केवल समय को ही व्यवस्थित करते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि अतीत के प्रति हमारी सोच कैसी है। ये सब समझने में मदद करते हैं। एक समय काल से दूसरे काल की हम महत्वपूर्ण समझते हैं कि इस काल तक ये रहा, फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो गया था। हाउ टू बी पीरियडाइज में आगे पढ़ेंगे। मिल का ये मानना था डेट ऑल एशियन सोसाइटी, जितनी भी एशियन सोसाइटी हैं, एशियन सोसाइटी का मतलब जो एशियन एरिया था हमारे एशिया का, इंडियन, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारा जो एरिया था वर एट लोअर लेवल सिविलाइजेशन दैन यूरोप। हमारी जो सभ्यता थी वो पिछड़ी हुई थी, ये उसका मानना था। जेम्स मिल का मानना था कि सभी एशिया समाज यूरोप की तुलना में पिछड़े हुए थे। उनके अनुसार ये कहना था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में जो है हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, तानाशाही हुआ करती थी, यहाँ धर्म, जाति और अंधविश्वास फैला हुआ था, इसका बोलबाला था। एक अंग्रेज़ जो है हमें यहाँ पे आके ये बताएंगे, यहाँ पे ये हमें लूटने आए, यहाँ पे ये सब चीज़ देखी कि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी है, यहाँ की जो है हर चीज़ इतनी अच्छी है, यहाँ से लूटने के लिए एक तो आए और लूट के हमें चले गए, हमें डिवाइड कर गए, और ऊपर से हमें ये भी चीज़ बता रहे हैं कि यूरोप से हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो यही तो है जो इतिहासकारों ने लिख लिया, वो तथ्य ज़रूरी नहीं है वो सही ही हों। अब इसमें एक एक्टिविटी भी आपको दी हुई है। कहा गया है कि इंटरव्यू और मदर अपनी माँ या परिवार के किसी भी सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। उनसे कहें कि आपके बचपन की यादें हमें शेयर कीजिए, आपकी जवानी की यादें शेयर कीजिए, जो अब तक घटा उसको सबको शेयर कीजिए, उनको डिवाइड कीजिए, उनके बारे में समझिए, उनसे बहुत सारी चीज़ों को क्या है नई नई चीज़ लेने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से हिस्ट्री भी पढ़नी हमें होती है और पढ़नी भी चाहिए। हाउ डू पीरियडाइज में आगे देखेंगे। टू डू दिस इट इज़ वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, institution and laws in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. उसका ये मानना था, जेम्स मिल का ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की ओर ले जा सकता है। अभी भारत के अंदर सभ्यता नहीं है। उस टाइम जब उसने किताब वगैरह लिखी, उसने किताब में ये चीज़ लिखी थी, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाएं और कानून लागू किया जाए। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि अंग्रेज़ों को पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन मिल सके। उनके अनुसार अंग्रेज़ों की सहायता के बिना जो भारत में प्रगति जो है नहीं हो सकती थी। अंग्रेज़ों के आने से बहुत सारी प्रगति हो सकती थी, उसका ऐसा मानना था। देखिए ये नहीं है, नो डाउट कि अंग्रेज़ों ने आज बहुत सारी चीज़ें ख़राब की हैं, ये मान रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी भी की हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट हमारे जो है इंडिया में देखने को मिली। लेकिन कहते हैं ना कि 100% में से 90% आप चीज़ ख़राब कर रहे हो, 10% आप अच्छा कर रहे हो, तो इतना आपको जो है क्या है नहीं माना जाएगा। हाउ डू पीरियडाइज में इन दिस आइडियाज ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज एंड ऑफ प्रोग्रेस सिविलाइजेशन दिस पार्ट्स पीरियड डिवाइड जो किया गया। ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। इस धारणा में अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना गया है, जबकि इसके पहले के समय में ये माना गया कि इंडिया जो अंधकार के युग में डूबा हुआ था। लेकिन ऐसी धारणा एक पक्षीय और औपनिवेशिक है, ये पूरी तरह से गलत है। उसका ये मानना बिल्कुल गलत था। ये भारत के समृद्ध अतीत, उसकी संस्कृति और वैज्ञानिक सामाजिक उपलब्धियों को अनदेखी करना है कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ डेवलप नहीं किया, हमने कोई आविष्कार नहीं किए, हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, हमारे यहाँ वनस्पतियाँ नहीं थी। भाई किसी टाइम पे अगर हम रामायण को पढ़ें तो हनुमान जी ऐसी जड़ी बूटी को लेके आए, जैसे लक्ष्मण जी को जिंदा किया गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो कि अनदेखने लायक थी। रामेश्वरम का आप जो पुल देख लीजिए, जो राम सेतु बना, ठीक है, वो लोग हमें ये सिखाएंगे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं था। उसने एक किताब में लिखी जो कि पूरी तरह से गलत था। ठीक है, संतुलित दृष्टिकोण से देखना जरूरी है, जैसे जिसमें विभिन्न कालों की अच्छाइयों और कमियों को दोनों को मूल्यांकन हो। हिस्ट्री एक इस तरह से लिखी जाए जिसमें अच्छाई भी हो, बुराई भी हो, कि यहाँ ये चीज़ अच्छी रही, यहाँ चीज़ बुरी रही, जिससे हम बहुत सारी चीज़ सीखें। इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम डिड नॉट वेराइटी ऑफ फेथ साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड वाई शुड बी कैरेक्टराइज एज एन ओनली द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। इतिहास के किसी दौर को केवल हिंदू या मुसलमान दौर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक राजा जो है हिंदू था तो क्या नीचे और जगह मुसलमान शासक नहीं थे? होंगे, ज़रूर होंगे। कहीं अगर मुसलमान शासक थे तो क्या जो है हिंदू राजा नहीं थे? बिल्कुल थे।
किसी समय को केवल शासकों के धर्म के आधार पर पहचानना, बाकी समाज और लोगों के जो जीवन को नज़रअंदाज करना है। हमें ये भी समझना चाहिए कि प्राचीन भारत में सभी शासकों को एक ही धर्म नहीं था, जबकि अलग अलग जगह पर अलग अलग शासक जो है समावेश तरीके से भारत को चला रहे थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को अगर हम अलग हटाएं तो बहुत सारे नए नए हिस्टोरियंस आए जिन्होंने हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड ना करके इस तरह से डिवाइड किया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री को जो है एंशियंट में जो माना, जहाँ सिविलाइजेशन जो है देखने को मिली, मोहनजोदारो वगैरह, ठीक है, बहुत सारी हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह देखने को मिली। फिर मिडिवल जिसमें मुग़ल एम्परर हमारे यहाँ आए, और फिर मॉडर्न जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए। तो इस तरह से हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, जो कि हम आजकल पढ़ते हैं। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इट इज़ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द बेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड। ये जो डिवीज़न था ना, जो डिवाइड करने का तरीका था हिस्ट्री को, जो वेस्टर्न से लिया गया था। लेकिन वहाँ जो हमारे यहाँ अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ, तो क्या है, हमारे यहाँ सिर्फ भारत में जब अंग्रेज आए और भारत के जो है स्वतंत्रता, भारत को कैसे स्वतंत्रता मिली वहाँ तक है। उसमें बहुत सारी चेंजेस आपको बहुत सारी इतिहास आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये वेस्टर्न से हमारे यहाँ लिया गया है, जबकि वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब ये था वहाँ के साइंस में कैसे विकास हुआ, रीज़न क्या थे, डेमोक्रेसी, वहाँ के लिबर्टी, इक्वलिटी, वहाँ के जो विज्ञान तक, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों की विकास। तो हम कहने को मॉडर्न कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न नहीं कहा जाता। इसलिए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को कहीं कहीं आपको कॉलोनियल हिस्ट्री भी कहेंगे, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे जो आप पढ़ेंगे उस टाइम में इतने डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ कॉलोनियल, औपनिवेशिक क्या होता है। इन दिस बुक, इस किताब में यू विल रीड अबाउट द वे, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश आए हमारी कंट्री में, उन्होंने धीरे धीरे स्टेबलाइज करना शुरू किया अपना रूल, ठीक है, सब्जुगेटिंग लोकल नवाज को, जो कुछ को ख़रीदा, कुछ को दबाया, कुछ को जो जीता, कुछ लोगों को और राजाओं को। इस पार्ट में आप जो जानेंगी जो अध्याय है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार जमाया और स्थानीय नवाबों को व राजाओं को दबाकर अपने शासन स्थापित किए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है, और धीरे धीरे जो है टैक्स वसूलने लगे, व्यवस्था लागू की, अपनी ज़रूरतों को, चीज़ों को जो है क्या करते थे, कम दामों में ख़रीदते थे तो बेचते थे, और किसानों पर जो उगवाते थे और उनसे कम दामों में ख़रीदते थे। इस तरह से फसलों की खेती करवाई, और इन प्रयासों को भारतीय आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री को हमारे यहाँ कॉलोनियल हिस्ट्री भी कहते हैं। You will also come to know about the change in British rule brought about in values, taste, custom and practices when the subjugation of our country by the another leads to kinds of political, economic and social cultural changes we refer of the process of colonization। साथ ही ब्रिटिश शासन के प्रभाव से भारतीय समाज की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीक़ों में भी बदलाव देखने को मिले, जिसे हम औपनिवेशीकरण यानी कॉलोनियलिज्म कहते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण या फिर कॉलोनियलिज्म कहते थे, जिसमें पूरी तरह से अंग्रेज हम पर हावी थे, वो जो कहते थे वही हमारी पसंद नापसंद बन जाती थी। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे, दैट इज़ वाई द बुक इज़ आवर कॉल्ड पास्ट इन द प्लूरल। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समय जो है इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं किया गया, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कि कई अतीतों को केंद्रित नाम दिया गया है। वर्ड सोर्सेज, तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को हम वेस्टर्न से लिया तो गया, डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरह से हम मॉडर्न नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का शासन दिखाया गया है, जबकि वेस्टर्न में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले थे मॉडर्न हिस्ट्री में, इसलिए हम कॉलोनियल हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। कॉलोनाइजेशन एक तरह का प्रोसेस था जिसमें अंग्रेज हम पे बहुत हावी थे, ठीक है, उन्होंने पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर रखा था हम लोगों को, और जो है अपनी ढंग से हमें चलाते थे। हाउ डू वी नो, हम किस तरह से जानें कि ये सब चीज़ बाकी में हुई है। अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ गुलामी की, वो उन्होंने हमें जो गुलाम बना के रखा, उन्होंने शासन किया, हम क्यों माने इन चीज़ों को और कैसे माने, कोई प्रूफ है क्या? हाँ, प्रूफ है। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल में अगर देखें तो इतिहास लिखने की इतिहासकारों ने बहुत सारे सोर्स हमें मिले, जिससे हमने हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री क्रिएट की।
वन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड मिले, जैसे कि मान लीजिए आज आपका लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपके खिलाफ FIR लिख गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जो कि संभाल के रखा जाएगा। तो सालों साल रखा रहते हैं वो सारी चीज़। उन डॉक्यूमेंट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में थी, बहुत सारी चीज़ हमें पाई, बहुत सारी चीज़ें हमने खोजी। जैसे कि मान लीजिए जब ट्रेन का पटरी जब बिछाई जा रही थी तो एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है मिला, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा उसे हटाया तो खुदाई की तो एक सिविलाइजेशन मिली, हमें बहुत देखा, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत अच्छी सिविलाइजेशन कभी रही है क्योंकि हमने पढ़ा भी सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। पहले जो अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए तो हर चीज़ को रिटन करके रखते थे ताकि सबके बारे में उन चीज़ों को पता रहे कि इस भारत में कब कहाँ कैसे क्या क्या चीज़ है, तो अच्छी तरह से शासन किया जा सके। तो उन रिकॉर्ड से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। पहले की बहुत सारी चीज़ हुआ करते थे, वेद पुराण वगैरह लिखी जाती थी, उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत, कुरान, रामायण वगैरह, भगवद गीता वगैरह, इनसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिली कि ये सब चीज़ हुआ था, घटित हुई थी। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, सोर्स हैं। अंग्रेजों को मानना था कि हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसला, सहमति और जांच को स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने घर खरीदा, 2-3 पीढ़ी बाद कोई आया और वो हक जमाने लगा कि मेरा घर है, तो आप कैसे करेंगे? आपके पास एक रिकॉर्ड होता है, एक बैनामा होता है, ये देख भाई ये मेरा घर है, ये के कागज़। तो उसी तरह से हमें बहुत सारे सोर्सेज मिले कि हाँ ये चीज़ रही थी, ये चीज़ हुआ था, जिससे शासन को समझना और उस पर वाद विवाद करना संभव है। जब ऐसी शासन प्रणाली किसी देश में बदलाव लाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर बोलते हैं, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। पहले जो अंग्रेज थे वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते थे, उनको लिखते थे, उनको रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में रखते थे केयरफुली। और उन्होंने एक रूम बनाना तक उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बना रखा था, अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सीक्रेट, द लॉ कोड, ऑल हैड दैट देयर रिकॉर्ड्स रूम हुआ करते थे। इसमें एक, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स में बहुत सारी चीज़ प्रिजर्व करके रखी जाती थी, रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है। अभिलेख कक्ष बनाए गए जिसमें आर्चीव संग्रहालयों को स्थापन किया गया और वहाँ जो दस्तावेज और पत्रों को, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, कब क्या हुआ है, क्या चीज़ आई, क्या चीज़ गई, किस चीज़ पे, राज्य पे इन्होंने क्या किया, शासन किया, क्या क्या चेंजेस किए, वो सब एक रिकॉर्ड में रखा करते थे। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो सारे रिकॉर्ड तो नहीं लेके जा पाए ना, तो बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ रह गए जिनसे हम जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ पाते हैं। Letters and memo that moved from one branch of the administration to another. The early years of the 19th century can still be read in the archive. You can also study the notes and reports of the district official prepared on instruction and directive that were sent by the official at the top of प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में भेजे गए पत्र, ज्ञापन आज भी अभिलेख घरों में यानी कि आर्चिव्स में जो रखे हुए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार की गई टिप्पणियाँ, कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रांतीय प्रशासकों को भेजे गए निर्देश, ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हैं। इन सब चीज़ों से ही इतिहासकारों ने इतिहास लिखे हैं कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। और बहुत सारी लोग पहले क्या करते थे, बुक वगैरह लिखा करते थे, डायरीज़ वगैरह लिखा करते थे, उन सब से भी हमें बहुत सारी चीज़ जानने को मिली। इन अर्ली ईयर्स 19th सेंचुरी में क्या हुआ करते थे, दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड किया करते थे, आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। जो पहले आज राइटर्स वगैरह होते थे, पहले एक कैलीग्राफिस्ट हुआ करते थे जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर हुआ करती थी, बहुत सुंदर तरीके से वो लिखा करते थे। उन्हीं से हिस्टोरियंस जो है इतिहास जो है लिखवाया करते थे। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड, और उनकी मल्टीपल कॉपीज जो बनवा के रखा करते थे प्रीसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से ज्ञापन पत्र, नोट्स, रिपोर्ट, निर्देश आज भी अभिलेख घरों में सुरक्षित हैं। इन दस्तावेजों को सार्वजनिक प्रतिलिपि बनाई जाती थी और इन्हें जो है क्या कर, जिससे प्राशनिक प्रक्रिया संवाद को दर्ज और संरक्षित किया जा सके। कैलीग्राफर क्या होते थे भाई? कैलीग्राफर वही जो लिखा करते थे इतिहास को बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में, और स्क्राइब्स भी बोलते थे। वर स्किल्ड इंडिविजुअल हु स्पेशलाइज्ड इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। बाय द मिड 19th सेंचुरी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैड स्प्रेड अलाउइंग मल्टीपल कॉपी। धीरे धीरे प्रिंटिंग मशीन वगैरह आई, फिर हम कॉपी कर लिया करते थे उन चीज़ों की। लेकिन जब पहले कोई नहीं था तो कैलीग्राफर जो बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग्स में क्या करते थे, उन चीज़ों को लिखा करते थे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
खुशनबीसी का हिंदी में अर्थ है सुंदर अक्षरों में लिखने की कला या विद्या। इसे सुलेखन या सुलेखन कला भी कहा जाता है। खुशनबीसी जो हुआ करते थे, अक्षरों को सुंदर, आकर्षक, सुवच्छ बनाने पर ध्यान दिया करते थे और सरकारी विभागों में कार्यवाही के दस्तावेज जो होते थे वो वही तैयार किया करते थे। बहुत सारे सोर्सेज हमें मिले जिनसे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। जैसे सोर्स 1 में आप देखेंगे, रिपोर्ट्स टू द होम ऑफ डिपार्टमेंट, गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट हमें मिली। 1940 में शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने बगावत की थी कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही थी। उस समय देश के विभिन्न बंदरगाहों पर ये जो है रिपोर्ट भेजी गई कि वे किसी भी तरह से बगावत को जो है दबाए, ठीक है, और उसको जानकारी जो है उन सिपाहियों की जानकारी जो है उस प्रतिक्रिया में दी गई। जैसे सोर्स 1 आपको दे रखा है, ये आपको इस तरह से मिलते हैं हिस्ट्री में ऐसे एज इट इज़ लिखे हुए, ठीक है। और कराची पे और सोर्स ऑफ 1 में आपको कराची के बारे में, मुंबई के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे क्या क्या बगावत हुई थी, ठीक है। जो विद्रोह करते थे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाता था, एक तरह से विद्रोह ही घोषित किया जाता था उनके खिलाफ, और उन पर बहुत ही दंड दिया जाता था और बहुत ही बुरी तरह से उन्हें क्या पनिश किया जाता था। तो 1 में इस तरह से आपको मिला। उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चली कि एक बार जो है नौसैनिक जो सिपाही थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, और बगावत करने के बाद एक रिपोर्ट लिखी गई कि अब वो सारे लोगों को पकड़ लिया गया है और अब सारे लोग जो है क्या है, और अब जो सिचुएशन जो उसको हैंडल कर लिया है, सब चीज़ ठीक है। तो वही सोर्स के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि हाँ विद्रोह भी हुआ होगा। एक फिगर दे रखी है 4, जिसमें एक म्यूज़ियम आपको दिखाई देगा, एक आर्चिव आपको दिखाई दे रही है। द नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया केम अप विद इन 1920 व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ड। द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चिव वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वायसराय पैलेस। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागारों 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागारों दोनों ही वायसरायों के निवास के नज़दीक बनाए गए थे, ताकि आराम से वहाँ पहुँचा जा सके। जल्द से जल्द कोई भी रिकॉर्ड लाना हो या पहुँचाना हो, वो आराम से वो चीज़ हो सके। ब्रिटिश शासन में राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागारों जैसे संस्थानों को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया। उन्हें वायसरायों के निवास के निकट बनाकर अंग्रेजों ने ये दिखाया कि प्रशासन, इतिहास और संस्कृति के दस्तावेज उनके लिए केवल ज्ञान का स्रोत नहीं था, बल्कि सत्ता को नियंत्रण करना था। वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वो किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। एक और आपको जो इमेज मिलती है फिगर 5, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल की है, जो कि आपको ये बताती है कि 1717 में बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचर हिस्ट्री म्यूजियम स्टेबलाइज किए गए। इसमें ब्रिटिश जो कलेक्ट किया करते थे बहुत सारी स्पीसीज़ को, ताकि उनसे बहुत सारी दवाई बनाई जा सके, उनसे पता लगाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा चलती थी, ठीक है। पहले वैद्य वगैरह हुआ करते थे, जो अंग्रेज देखा करते थे कि बिना जो है मेडिसिन के ही किस तरह से बाहर की दवाई खाए हुए ही, केमिकल को यूज़ ना करके जो दवाई बनाई जाती थी, किस तरह से जड़ी बूटियों से लोग ठीक हुआ करते थे। तो इन चीज़ों को वो क्या करते, पढ़ा करते थे, समझा करते थे, और इन चाहते कि उन पौधों को जैसे क्या कराया जा सके, क्रॉप की जा सके, फसल की जा सके, और इनसे दवाई बना के जो है अपने यहाँ जो है ब्रिटिश जो है इंग्लैंड जो है ले जाया सकें। तो इतिहास संग्रहालय में बनाए गए इन संस्थानों में विभिन्न पौधों के नमूने एकत्र किए जाते थे, उनसे संबंधित जानकारी जुटाई जाती थी, ठीक है। इन पौधों में चित्र स्थानीय भारतीय कलाकारों में बनाए जाते थे। आज इतिहासकार इस प्रक्रिया को उपनिवेशवादी शासन की नीतियों और उद्देश्यों को से जोड़कर देखते हैं। ये जानकारी सिर्फ वनस्पति या विज्ञान से जुड़ी नहीं थी, बल्कि ये उपनिवेशवाद की एक छिपे हुए औजार के रूप में काम कर रही थी, जिससे अंग्रेज भारत की जैविक और आर्थिक संपदा पर धीरे धीरे अधिकार जमा रहे थे। अब पहले सर्वे किया करते थे अंग्रेज जो है जनगणना। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वे क्यों किया करते थे? मान लीजिए चोर है, अगर किसी घर में चोरी करनी है तो पहले वो सर्वे करेगा कि इस घर में कितने लोग हैं, क्या क्या चीज़ इसके घर में है, क्या क्या चीज़ चुरा सकते हैं, मतलब चोरी भी हम करें और उसमें कुछ हो भी ना तो फ़ायदा क्या है, और कैसे अगर 5 जने हैं तो कैसे इनको काबू में लाया जाए, तो और लोगों की हैबिट क्या है। तो पहले लोग अंग्रेज जब यहाँ आए तो वो सर्वे किया करते, जनगणना किया करते थे कि इस एरिया में कितने लोग हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने आदमी जब वेपन लगेंगे इनको जो काबू में करने के लिए, किस तरह से इन्हें कितने आदमी और वेपन लगेंगे इनको काबू करने में, कैसे इनको जो काबू में लाया जा सकता है, कैसे इन पे मालिकाना अधिकार जमाया जा सकता है। तो वो क्या करते थे, सर्वे किया करते थे और रिकॉर्ड बनाया करते थे, ताकि उन पर अच्छी तरह से हम अधिकार जमा सकें। और हर चीज़ का सर्वे किया करते थे, यहाँ कौन सी खेती बाड़ी हो रही है, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ उगाई जा रही है, ताकि उस चीज़ों को
अंग्रेज जो है अपने देश ले जा सकें, उनसे दवाइयाँ बना सकें। तो द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम अ कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द कंट्री हैड टू प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। उनका कहना था औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षणों को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया। अंग्रेजों का मानना था कि किसी क्षेत्र को बेहतर शासन करना है तो उनके बारे में गहराई से बहुत जानना ज़रूरी है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out of a map entire country in the village revenue के बारे में सर्वे करते थे। Therefore टोपोग्राफी, द सॉइल, वहाँ की सॉइल की क्वालिटी क्या है, वहाँ क्या चीज़ उगाई जाती है, वहाँ की फ्लोरा फोना कैसे हैं, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेट द रीजन। इसलिए 19वीं सदी की शुरुआत में बड़े स्तर पर भू राजस्व पर सर्वेक्षण हुआ, किसके पास कितनी खेती बाड़ी है, किसके पास क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ की फसलें कैसी हैं, वहाँ का इतिहास क्या रहा है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन, हर 10 साल में जनगणना अंग्रेज कराया करते थे। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर, अब भी जनगणना होती है, of the people in all provisions of India noting information on noting information on caste, religion, occupation। वहाँ की जो है जाति क्या है, वहाँ की जो है जनसंख्या कितनी है, वहाँ की वन वनस्पति कैसी है, वहाँ के प्राणी कैसे हैं, वहाँ की मानव शास्त्र कैसे हैं, अन्य क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण किए जाते थे। मैपिंग और सर्वे करते हुए आपको एक इमेज दिखाई दे रही है फिगर 6 में। ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, आर ड्राइंग वाया जेम्स प्रिंसेप 1832 नोट how all instruments and that were used in the service are placed in the foreground, emphasis and scientific nature of the project। इस फिगर में आपको ये समझाया गया है कि ये चित्र 1832 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाई गई है और इसमें बंगाल में चल रहे मानचित्रण, मैपिंग और सर्वे के बारे में दर्शाया गया है। इस चित्र के उद्देश्य से केवल दृश्य को दिखाना नहीं बल्कि ये भी बताना है कि औपनिवेशिक वैज्ञानिक परियोजना के रूप को रेखांकित करता है। इस प्रकार जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाया गया ये चित्र केवल ये एक दृश्य प्रस्तुत नहीं है बल्कि औपनिवेशिक विज्ञान, सत्ता और ज्ञान के कटजोड़ का स्पष्ट करना है कि कैसे एक सशक्त माध्यम से शासन किया जाता है। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमें क्या नहीं बताते। मैंने जैसे कि भी आपको बताया, राजा महाराज जो होंगे वो अपने बारे में ही सबसे ज़्यादा लिखवाएंगे, अपनी गलतियों को छुपाएंगे। आम आदमी के बारे में आपको जानकारी कम मिलेगी। तो फ्रॉम दिस vast corpus of records we can not get to know a lot, but we must remember that these are official records। ये एक official record है that tells official thoughts के बारे में हम बताएंगे। These records do not tell us about understand other people of the country। पूरी कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में शायद हम नहीं समझ पाएंगे। उन आम लोगों की भावनाओं को, उनके अनुभवों को, उनके कार्यों को, उनके छिपे हुए सहायताओं को, उन चीज़ों को हम इन चीज़ों से नहीं समझ पाएंगे सरकारी रिकॉर्ड से। फॉर डैट वी नीड टू look elsewhere when we begin to search for these other sources we find them in plenty though they are more difficult to get than official record। सरकारी रिकॉर्ड के अलावा इतिहास जानने के लिए अन्य स्रोतों को भी आवश्यकताएं होती हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड से ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने ओरली जो है जाना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीके से डायरी से वगैरह वगैरह से चीज़ों को लिया, तब हिस्ट्री क्रिएट की गई। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफी। बहुत सारे ट्रेवलर जो यहाँ आए दूसरे देशों से और यहाँ पे घूमे फिरे और यहाँ से लिख के ले गए, उनसे ही बहुत सारी चीज़ हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर बहुत सारे मिले, बहुत सारे रिकॉर्ड मिले, ठीक है। पब्लिक डिबेट्स, लीडर रिफॉर्मर्स बहुत सारे रहे, उनकी किताबें वगैरह मिली। ऐसे वैकल्पिक स्रोतों से यात्री यहाँ आते थे, आत्मकथाएँ, डायरियाँ, लोकप्रिय पुस्तकें छपाई जाती थी, अखबार छापे जाते थे। नेताओं और लेखकों के और यहाँ के जो बहुत सारे पोइट्स थे, कवि थे, उनकी कविताओं से हमें जो है उनकी स्टोरीज से, उनके लेखन से हमें ये पता चलता था कि क्या क्या चीज़ यहाँ हुई होगी। ऑल दिस सोर्स, ये सारे सोर्स जो हैं हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। फ्रॉम दिस वी विल नॉट, अच्छा जो पढ़े लिखे थे उन्होंने लिख दिया वो तो चीज़ हमें मिल गई, लेकिन बहुत सारे लोग इलिटरेट थे, वो सारी चीज़ हमें नहीं मिल पाई। इसलिए ये स्रोत आम लोगों को, जैसे आदिवासियों, किसानों, खदानों, मजदूरों, सड़कों पर जीवन बिताने वाले गरीबों के अनुभव को नहीं दर्शाता। ये एक इसके लिमिटेशंस हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से उन सब के बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा, उनकी अनुभव में, उनके जो विचार हैं वो हमें नहीं पता चल पाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी और मेहनत करें, उनके जीवन की और उनकी जानकारी लें, तो इस पुस्तक में आगे बढ़ने पर ये समझ आएगा कि धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिली। फिगर 7 है, आपको एक चीज़ दिखाई गई है इसमें, द रिवेल ऑफ 1857 इमेजेस है, नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट दैम।
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो सचित्र पुस्तक तैयार की, उनमें तस्वीरों का विशेष महत्व था। इन तस्वीरों से जो चित्रकार की सोच और अंग्रेजों का दृष्टिकोण झलकता है। एक तस्वीर जिसमें लिखा होता है, बागी सिपाही लूटपाट में लगे हुए हैं, ये दिखाती है कि अंग्रेज विद्रोहियों को लालची, दुष्ट, बेरहम मानते थे। इस विद्रोह के बारे में विस्तार से हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। रिवॉल्ट 1857 के बारे में। अंग्रेज जो है पहले तो हम पे शासन करते थे, हमें खाने पीने को नहीं देते थे, हमें प्रताड़ित करते थे, और फिर हम जब उनका विद्रोह करते थे तो वो हमें क्या करते थे, हमें कहते थे ये बागी हैं, ये लूटपाट वाले हैं, ये लुटेरे हैं। सोर्स 2 ये हमें जो है क्या मिला, न्यूज़पेपर से एक हेडिंग मिली जिससे हम बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं सोर्स 2 को। तो ये था हिस्ट्री का चैप्टर, इंट्रोडक्शन चैप्टर था, कैसे हिस्टोरियंस क्या होते हैं, इतिहासकार क्या होते हैं, ठीक है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड क्या होते हैं, कैसे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, कैसे अंग्रेज आए, डेट पहले कितनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था। अब चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि कैसे अंग्रेज आए, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 7-8 चैप्टर हैं, कैसे अंग्रेज भारत से गए, कैसे हम आज़ाद हुए। तो @myteacher सर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।